दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक एडवाइज़र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को लेकर, जिसे हम नाल्को भी कहते हैं। तो क्या इसका टारगेट हो सकता है? क्या अब ये सस्ता है तो क्या हम इसको अब खरीद ले सकते हैं? क्या इसमें तेज़ी बनी रह सकती है? अगर हाल फिलहाल की बात करें तो मेटल सेक्टर्स, एल्यूमिनियम सेक्टर्स में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, और प्रीवियस ट्रेडिंग डेज़ की बात करें तो नाल्को में हमें लगभग 8% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें ख़रीदारी का टाइम आ चुका है, क्या ख़रीदारी हम कर सकते हैं। इन पूरी चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर डालिए। तो देखिए, हम प्रोफाइल से शुरुआत करेंगे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ का है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशो लगभग -0.24 है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक मिड कैप कंपनी है जो टोटली कैश रिच है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं है, और इसका पी रेशो की बात करें तो 23.29 है। तो एक मैं कहूँगा एवरेज इसका पी मुझे नज़र आ रहा है। अब इसका नाम इंडिकेट करता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो आप हमेशा सोचते होगे कि ये टोटली एल्यूमिनियम का ही बिजनेस करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जितना भी रेवेन्यू आता है उसका लगभग 71% रेवेन्यू एल्यूमिनियम बिजनेस से आता है। रिमेनिंग 38.19% का जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, वो केमिकल सेक्टर से आता है। तो मैं कहूँगा ये एल्यूमिनियम प्लस केमिकल सेक्टर्स की कंपनी है। उसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्स मैंने आपके सामने लगा दिया है। आप देख सकते हो कि ये एक पब्लिक सेक्टर्स मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स की एक नवरत्न कंपनी है। तो इसके प्रमोटर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, तो इसका जो कंट्रोलिंग स्टेक है अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इस स्टॉक में, इस शेयर्स में, नाल्को में अभी तक किसी भी प्रकार की डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई है, और हाल फिलहाल में इन्होंने अपना एक बायबैक का प्रोग्राम भी कंडक्ट किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो एक बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और गवर्नमेंट को भी पता है कि ये फर्म में से उनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो इसमें किसी भी प्रकार की डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुए, ऊपर से बायबैक हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर के पास 51.5% की होल्डिंग है। उसके बाद FIS म्यूचुअल फंड के पास भी एक अच्छी खासी होल्डिंग हमें नज़र आ रही है। तो मैं कहूँगा कि बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनीज़ का। अब पिछले 4-5 क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड और FIS का फ्लो कैसे रहा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देख सकते हो कि पिछला 1.5 साल एल्यूमिनियम और मेटल सेक्टर्स के लिए काफ़ी ख़राब रहा था, और इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जब ग्लोबल मार्केट में मेटल्स, एल्यूमिनियम, स्टील, इनके प्राइस जब लो बनते हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब इसका मतलब डिमांड कम है, तो प्राइस भी लो बन जाती है, और प्राइस लो बनने के बाद ये कंपनीज अपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए पिछला 1.5 साल, 1.5 से 2 साल कहूँगा मैं, इन कंपनियों के लिए अच्छा नहीं रहा था, और इसी का ही इम्पैक्ट हमें आप देख सकते हो FIS होल्डिंग पे दिखाई दिया। क्योंकि FIS समझ जाते हैं कि अब एल्यूमिनियम मेटल सेक्टर्स में कुछ ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, डिमांड घट रही है, प्राइजेस लो जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे फर्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते जहाँ पर इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसी का ही हमें हाँ, इसका इम्पैक्ट, इसका जो एक व्यू है वो देखने को मिल रहा है कि पिछले 4-5 क्वार्टर से FIS होल्डिंग हर क्वार्टर्स में गिरती हुई नज़र आ रही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग कॉन्स्टेंटली बनी हुई है, तो म्यूचुअल फंड का विश्वास इस स्टॉक के ऊपर बना हुआ था पिछले साल 2 साल में। बट FIS की होल्डिंग कम होती हुई नज़र आ रही है। इसका मैंने रीज़न ऑलरेडी बता दिया कि पिछला साल, 1.5 साल इस स्टॉक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। बट जैसे ही अब कोरोना पीरियड से हम बाहर निकल रहे हैं, ग्लोबल सिचुएशंस इंप्रूव होती हुई हो रही है, और एल्यूमिनियम की प्राइसेस भी मार्केट में काफ़ी हाई चल रही है, तो इसी के चलते आने वाला 1 साल, 1.5 साल इस फर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब कंपैरिजन की बात करें तो देखिए, मैं सभी स्टॉक के साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकता। मैं हिंडाल्को जो एक एल्यूमिनियम सेक्टर्स की कंपनी है और नाल्को की कंपैरिजन करना चाहूँगा। तो हिंडाल्को आप सभी को पता होगा, ये प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी है, तो इसका वैल्यूएशंस वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरीज में आ रहा है। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की बात करें तो इसका वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है। और पी की बात करें तो यहाँ पी में भी हिंडाल्को का पी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स की कम है, उसका मैनेजमेंट, उसका जो वर्क स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है पब्लिक सेक्टर्स को साथ, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली अगर किसी कंपनीज का वर्क स्ट्रक्चर, बिजनेस विजन्स बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यूएशंस, उसका पी ज़्यादा होगा, और यही हमें यहाँ कंपैरिजन के माध्यम से देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम रिजल्ट देख लेते हैं, या पहले हम कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर। आप देख सकते हो कि नेट सेल्स में भी हमें अच्छी एकदम मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है,
और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट तो देख सकते हो कि लगभग डबल से भी मिल रही है। तो मैंने कहा कि ये क्वार्टर या फिर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में शेयर्स में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंट है जो ग्लोबल सिचुएशन है एल्यूमिनियम को लेकर, वो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं ये रिजल्ट कंपेयर कर रहा हूँ ईयर ऑन ईयर के ऊपर, मतलब दिसंबर 19 के क्वार्टर को अब दिसंबर 20 के क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी नेट सेल्स में भी लगभग 14% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। और आप देखते हो कि दिसंबर 19 के क्वार्टर में ये कंपनी लॉस में थी, तो अब दिसंबर 20 के क्वार्टर में इसमें 240 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन में भी हमें बहुत ही अच्छी 16% की स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये बातें हमें सारी बातें इंडिकेट करते हैं कि धीरे धीरे अब सिचुएशंस चेंज हो रही है और एक अच्छी इंप्रूवमेंट, एक अच्छी ग्रोथ आने वाले कुछ सालों में भी हमें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी मतलब नाल्को में भी देखने को मिल सकती है। अब ये मैंने आपके सामने पिछले 4 साल की रिजल्ट लगा दी है। तो मैंने ऑलरेडी आपसे पिछले कुछ मिनट पहले ही बात किया कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम का प्राइस कैसा है। तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कुछ एनालिस्ट की तरफ से कि 1 साल 1.5 साल तक एल्यूमिनियम का प्राइस हाई रहेगा, ऊपर रहेगा। उसके बाद की सिचुएशंस कोई भी नहीं बता सकता कि क्या सिचुएशंस रहेंगी। बट पिछले 4-5 सालों की बात करें यहाँ पर, तो ये मैंने हर एक फाइनेंशियल ईयर के टोटल रिजल्ट लगा दिए। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर नहीं है, पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट है। तो आप देख सकते हो काफ़ी उठा पटक रही है, कभी किस क्वार्टर किसी फाइनेंशियल ईयर में रिजल्ट अच्छे रहे, किसी फाइनेंशियल ईयर में रिजल्ट डाउन रहे। तो ये टोटली डिपेंड्स करता है कि ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम के प्राइस क्या चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मार्च 17 का जो फाइनेंशियल ईयर था तब प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन थी। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्च 18 का फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आई, फिर मार्च 19 में भी अच्छी थी। उसके बाद देख सकते हो कि मार्च 20 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 की है, तो वहाँ देख सकते हो कि यहाँ थोड़ा उनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही डाउन हो गया। तो ये टोटली डिपेंड्स करता है, मतलब ये पूरा वोलाटिलिटी, इसकी वोलाटिलिटी पूरी टोटली डिपेंड करती है कि ग्लोबल मार्केट में सिचुएशंस कैसी है। अब आप देख सकते हो कि डिविडेंड के बारे में अगर बात करें तो ये पब्लिक सेक्टर्स का एक प्रीमियम, एक नवरत्न कंपनी है। तो आप डेफिनेटली आपको ये बात का अंदाज़ा आ चुका होगा कि ये एक अच्छी डिविडेंड बांटने वाली कंपनी। अब शेयर्स का प्राइस लगभग 58 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, और हर फाइनेंशियल ईयर में ये लगभग कम से कम 2.5 रुपीज़ का तो डिविडेंड बांटती है। तो आप देख सकते हो, ये दो डेट्स देख सकते हो, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के डेट है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने लगभग 2.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड बांटा है। प्राइस का, शेयर का प्राइस कितना है, 58 रुपीज़, और एक साल में कंपनी ने 2.5 रुपीज़ का डिविडेंड बांटा। अगर आपका दृष्टिकोण ऐसा है कि आपको हर साल एक कांस्टेंट डिविडेंड मिलना चाहिए भले ही शेयर की प्राइस कुछ भी हो, तो आप ये शेयर्स का सिलेक्शंस कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो ये फाइनेंशियल ईयर 1920 है, ये दो डेट्स देख सकते हो आप। यहाँ भी देख सकते हो कंपनी ने लगभग, ये तो बहुत ख़राब क्वार्टर था नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के लिए, फिर भी ये शेयर्स ने, ये कंपनी ने लगभग 2.75 रुपीज़ पर शेयर्स का डिविडेंड बांटा था। उसके बाद देख सकते हो कि पिछला जो एक था, मतलब लगभग लगभग फाइनेंशियल ईयर 18-19, ये 3 डेट देख सकते हो आप, ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है। तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का इस टाइम पर कंपनी की सिचुएशंस काफ़ी अच्छी थी, ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम की प्राइस बहुत अच्छी थी, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी थी। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने लगभग 5.5 रुपीज़ पर शेयर्स का डिविडेंड बांटा था। तो अभी वैसे एनालिस्ट का बोलना है कि आने वाले कुछ सालों में इसमें और अच्छी तेज़ी और अच्छी मूवमेंट हमें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनीज में देखने को मिलेगी। तो तेज़ी देखने को मिलेगी, इसका मतलब कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बुक कर रही है, और उसी का इम्पैक्ट हमें आने वाले कुछ साल, एक आने वाले फाइनेंशियल ईयर के डिविडेंड में भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनी और अच्छा डिविडेंड बांट सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कम से कम ये हर साल 2.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड तो बांटती है, और इसका करंट मार्केट प्राइस 58, तो काफ़ी अच्छी कंपनीज है अगर हम डिविडेंड के दृष्टिकोण से इस कंपनी को देखते हैं। तो अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं। अब ये मैंने आपके सामने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनीज का चार्ट लगा दिया है। ये 1 मंथ का चार्ट है, मतलब हर एक कैंडल हर एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये 2010 से पहले के, मतलब 2010 के बाद का चार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक प्रीमियम टाइम पर ये शेयर्स ने 100 रुपीज़ भी क्रॉस कर चुका है। बट ओवरऑल बात करें तो इसका जो बेस है, जो लोअर प्राइस है इन पिछले 10 सालों में, वो लगभग 30 रुपीज़ के आसपास नज़र आ रहा है। तो अब ये 58 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में सिचुएशंस काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं,
एल्यूमिनियम के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें तेज़ी और बनी रह सकती है। बट अगर हम बात करें तो इसका कितना ऊपर तक ये शेयर्स जाना चाहिए, क्या इसका टारगेट हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले ये इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा जो है 75 रुपीज़। तो अब इसका प्राइस चल रहा है 58 रुपीज़, तो ये 75 रुपीज़ तक कम से कम ऊपर जा सकता है। ओके, अगर हम बात करें कि कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती जब ये शेयर्स में भी गिरना गिरना शुरू हो सकता है, तो अगर उस वक्त ये गिरना शुरू होता है तो हमें यहाँ इसके लिए स्टॉप लॉस रखना चाहिए लगभग 50 रुपीज़ के आसपास। तो अगर एक सेफर साइड बात करें तो मैं यहाँ इसका टारगेट देना चाहूँगा लगभग 1 साल के लिए, वो है 75 रुपीज़। और स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं दूंगा 50 रुपीज़, काफ़ी क्लोज मैं स्टॉप लॉस दूंगा 50 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद हर साल मतलब हर महीने बाद थोड़ी सिचुएशन चेंज होगी, तो उसके बाद में भी इसका टारगेट स्टॉप लॉस में भी चेंज हो सकता है। बट करंट सिचुएशंस देखते हुए 75 रुपीज़ का टारगेट काफ़ी सेफ टारगेट है, वो 1 साल भर में जल्द ही हिट हो जाएगा। इवन इफ थोड़ा सा इसमें गिरावट आती भी है तो मैं 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूँगा कि जल्द से जल्द आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। तो मेरी राय, मेरी ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें किसी प्रकार के पोजिशनल ट्रेडिंग्स के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा, वो आप अपने खुद के रिस्क के ऊपर इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ के लिए, तो मेरा टारगेट है 75 रुपीज़ और स्टॉप लॉस है 50 रुपीज़ का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार की रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी वोलाटाइल स्टॉक है, हर साल इसमें सिचुएशंस चेंज होती रहती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं किसी प्रकार की रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहूँगा। ओके, तो थैंक यू, मैं इतना बोल के मैं अपनी बात को एंड करता हूँ। और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी रिसर्च के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी तरीके से उसका रिसर्च करिए। ग्लोबल मार्केट में ओवरऑल सिचुएशंस पूरी जान लीजिए, स्टॉक कैसा है, प्रमोटर्स कौन है, ये पूरी बातों का आप एनालिसिस करिए और उसके बाद ही खुद रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करिए। कोई बोल रहा है कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, ये अच्छा है, इससे बाद में बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, बट आप खुद रिसर्च करिए, आपको कितना इसका वैल्यूएशन नज़र आता है, क्या आपको टारगेट स्टॉप लॉस नज़र आते हैं, वो आप खुद ही एनालिसिस करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। ये जस्ट मेरी एक रिकमेंडेशन से, मैं किसी प्रकार का फोर्स अभी किसी प्रकार से आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आपको चलिए भाई इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 75 का टारगेट लगा दिए, 750 का स्टॉप लॉस लगा दिए। ये मेरी राय, मेरी ओपिनियन है, आपकी राय, आपकी ओपिनियन में भी डिफरेंट हो सकती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।